तो काम चालू करे अपना। तुम क्रांति कर रहे थे मुझे पता है। ठीक है, तुम वो उससे मिले, वो तात्या टोपे से मिले कि नहीं मिले? ईमानदारी से बताओ। मिले थे वो? ठीक है, वो राजस्थान कब आया था? 8 अगस्त 1800। पहली बार कहां से आया था? हाँ, मांडलगढ़ भिलवाड़ा से आया था। ठीक है, मुझे तुम लोग ये बताओ कि तात्या टोपे ने कोई अमीरगढ़ का युद्ध लड़ा था क्या? कहाँ की सेनाओं से? टोंक की सेनाओं से। रेलायता का युद्ध? झालावाड़ की सेनाओं से कौन सा युद्ध लड़ा था? रेलायता का युद्ध। ऐसा पढ़ा है तुम लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं तुम्हें कुछ बातें यूं भी कहना शुरू करूं कि तुमने शायद कहीं ऐसा भी लिखा है कि तात्या टोपे ने किस रियासत का शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो तात्या टोपे ने जिस रियासत का शासन अपने हाथ में लिया था वो कौन सी थी? ठीक है, राजस्थान वालों की ओर से क्रांति का पहला शहीद कौन है? अमरचंद भाटिया। ठीक है, क्रांति का वर्णन सबसे पहले अपनी रचना में किसने लिखा था? अरे किसने लिखा था? सूर्यमल मिशन ने। ठीक है, तो एक हेडिंग डालो, इंपोर्टेंट फैक्ट्स। इसके अंदर लिख के अपन नया चैप्टर चालू करते हैं, कुछ बातें लिख के ना। अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? कम आ रही क्या? कम आ रही है? बालकनी वालों? हाँ, बालकनी में सबसे महंगे आदमी बैठते हैं, तो वही बैठते हैं बालकनी में। हाँ, ठीक है, और लिखना शुरू करो। लिखो राजस्थान में, लिखो राजस्थान में क्रांति की असफलता का, राजस्थान में क्रांति की असफलता का सबसे प्रमुख कारण, राजस्थान में क्रांति की असफलता का सबसे प्रमुख कारण राजाओं का असहयोग था। राजस्थान में क्रांति की असफलता का सबसे प्रमुख कारण राजाओं का असहयोग था। राजाओं का असहयोग था। राजाओं का असहयोग था। राजाओं का असहयोग था। दो बातें पूछे कि राजस्थान के किस राजा ने सबसे पहले क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी? राजस्थान में किस राजा ने सबसे पहले अंग्रेजों की क्रांति में मदद की थी? वो थे मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह। लेकिन सबसे ज्यादा हेल्प अंग्रेजों की किसने की? राम सिंह सेकंड ने। कहां वाला? जयपुर वाला। तो लिखो, देखें, लिखो, मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह ने, 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 मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह ने क्रांति में सर्वप्रथम, क्रांति में सर्वप्रथम अंग्रेजों की मदद की थी। क्रांति में सर्वप्रथम अंग्रेजों की मदद की थी। क्रांति में सर्वप्रथम अंग्रेजों की मदद की थी। सर्वप्रथम अंग्रेजों की मदद की थी। लेकिन सर्वाधिक सहयोग, लेकिन सर्वाधिक सहयोग जयपुर शासक, लेकिन सर्वाधिक सहयोग जयपुर शासक राम सिंह सेकंड ने किया था। लेकिन सर्वाधिक सहयोग जयपुर शासक राम सिंह सेकंड ने किया था। सर्वाधिक सहयोग जयपुर शासक राम सिंह सेकंड ने किया था। सर्वाधिक सहयोग जयपुर शासक राम सिंह सेकंड ने किया था। राम सिंह सेकंड ने किया था। लिखा आप लोगों ने यहां तक सबने? ठीक है, अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि एक राजा ऐसा है जो क्रांति में अंग्रेजों की मदद के लिए खुद अपनी सेनाएं राजस्थान से कहां ले गया और बाहर ले जाके अंग्रेजों की मदद करके आ रहा, और एक जगह ले गया, और एक जगह का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? तो उस जगह का नाम जो है तुम्हें क्या बताना है? तो उस जगह का नाम क्या बताना है? बड़ालू। और बड़ालू नाम का जो जगह है, वो बड़ालू नाम का जगह कहां है? पंजाब। और अंग्रेजों का इतना बड़ा भक्त कौन है जो खुद अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेनाएं राजस्थान से बाहर कहां ले गया? बड़ालू, पंजाब। तो ऐसी सहायता करने वाला आदमी कहां का है? बीकानेर। और बीकानेर के राजा का नाम क्या बताओगे? सरदार सिंह। तो सरदार सिंह राजस्थान के इतिहास के इकलौते वो राजा हो गए जो खुद अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान से बाहर सेना लेके गए और कहां जाके अंग्रेजों की मदद की? बड़ालू। और इस सहायता के लिए अंग्रेजों ने इनको क्या गिफ्ट किया? और अंग्रेजों ने इनको क्या गिफ्ट किया था? 41 गांव। तो ये 41 गांवों का उपहार जो है वो कहां का राजा ले गया? बीकानेर का सरदार सिंह। एक आदमी और है जिसने भी अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान से बाहर सेना भेजी, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहाँ पे सरदार सिंह भी जा, लेकिन उस आदमी ने खुद नहीं किया, उसने केवल अपनी सहायता के लिए क्या भेजी? सेना भेजी। तो ऐसा आदमी कहां का है? तो आप बताओगे ऐसा आदमी कहां का है? अलवर। और अलवर के राजा कौन है?
विनय सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए कहां सेना भेजी? आगरा सेना भेजी। इसके अलावा क्रांति के समय हमारी एक रियासत ऐसी है जहां का राजा क्रांति के समय क्या था? नाबालिग। तो क्रांति में किस रियासत का राजा नाबालिग था? तो आप बताओगे किस रियासत का राजा नाबालिग था? भरतपुर। और भरतपुर के राजा का नाम आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे कि भरतपुर के राजा का नाम क्या था? जसवंत सिंह, जो क्रांति के समय क्या थे? नाबालिग थे। इसके अलावा कि एक आदमी ऐसा है जो किस पोस्ट का है? पीएजी। और क्रांति के समय वो अपनी रियासत छोड़कर क्या होता है? भाग जाता। और वो भी कहां का पीएजी है? तो तुम ही बताओ, मैं क्यों बताऊं? कि भरतपुर। और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट जो है उसका नाम क्या बताओगे? तो उसका नाम क्या बताना है? मॉरिसन। ठीक है, 3 केस है कि एक तो तुमने किसी पॉलिटिकल एजेंट का सिर काट के किसी किले पे टांग दिया, अहुआ के किले पे। किसका? मैकमोहन। एक पॉलिटिकल एजेंट का सिर किसी शहर में घुमाया, कोटा में। किसका? और कौन सा पॉलिटिकल एजेंट अपनी रियासत छोड़ के भागा? भरतपुर। भरतपुर का कौन है? मॉरिसन। क्रांति में कहां का राजा कम उम्र या नाबालिग था? भरतपुर। भरतपुर के राजा कौन? जसवंत सिंह। क्रांति में खुद अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान से बाहर सेना लेके कौन गया? बीकानेर का सरदार सिंह। तो लिखो, देखें, देखो, बीकानेर शासक सरदार सिंह, बीकानेर शासक सरदार सिंह। कल क्लास नहीं हुई थी, है ना? लिखो, बीकानेर शासक सरदार सिंह, बीकानेर शासक सरदार सिंह। सरदार सिंह स्वयं अंग्रेजों की सहायता के लिए, बीकानेर शासक सरदार सिंह स्वयं अंग्रेजों की सहायता के लिए, स्वयं अंग्रेजों की सहायता के लिए, स्वयं अंग्रेजों की सहायता के लिए, स्वयं अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेनाएं, अपनी सेनाएं राज्य से बाहर, अपनी सेनाएं राज्य से बाहर, अपनी सेनाएं राज्य से बाहर, अपनी सेनाएं राज्य से बाहर बडालू पंजाब ले जाते हैं। अपनी सेनाएं राज्य से बाहर बडालू पंजाब ले जाते हैं। अपनी सेनाएं राज्य से बाहर बडालू पंजाब ले जाते हैं। बडालू पंजाब ले जाते हैं। और लिखो, इस सहायता के लिए, इस सहायता के लिए अंग्रेजों ने सरदार सिंह को, इस सहायता के लिए अंग्रेजों ने सरदार सिंह को, इस सहायता के लिए अंग्रेजों ने सरदार सिंह को 41 गांव उपहार में दिए थे। 41 गांव उपहार में दिए थे। 41 गांव उपहार में दिए थे। नेक्स्ट लिखो, लिखो, अलवर शासक विनय सिंह ने भी, अलवर शासक विनय सिंह ने भी, अलवर शासक विनय सिंह ने भी अंग्रेजों की सहायता के लिए, अलवर शासक विनय सिंह ने भी अंग्रेजों की सहायता के लिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए आगरा सेनाएं भेजी थी। अंग्रेजों की सहायता के लिए आगरा सेनाएं भेजी थी। अंग्रेजों की सहायता के लिए आगरा सेनाएं भेजी थी। आगरा सेनाएं भेजी थी। नेक्स्ट लिखो, लिखो, क्रांति के समय, लिखो, क्रांति के समय भरतपुर शासक जसवंत सिंह, क्रांति के समय भरतपुर शासक जसवंत सिंह नाबालिग थे। क्रांति के समय भरतपुर शासक जसवंत सिंह नाबालिग थे। क्रांति के समय भरतपुर शासक जसवंत सिंह नाबालिग थे। नाबालिग थे। नेक्स्ट लिखो, लिखो, भरतपुर पीएजी मॉरिसन, भरत, अरे पीएजी समझ पा रहे हो तुम लोग? वेरी गुड। लिखो, भरतपुर पीएजी मॉरिसन, भरतपुर पीएजी मॉरिसन क्रांति के समय, भरतपुर पीएजी मॉरिसन क्रांति के समय अपनी रियासत छोड़कर भाग गया था। भरतपुर पीएजी मॉरिसन क्रांति के समय अपनी रियासत छोड़कर भाग गया था। अपनी रियासत छोड़कर भाग गया था। अपनी रियासत छोड़कर भाग गया था। अपनी रियासत छोड़कर भाग गया था।
लिखा आप सब लोगों ने यहां तक, ठीक है। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि तुमने शायद ऐसा तो डूंगर जी जवाहर जी के नाम तो सुन रखे तुम लोगों ने, शायद पढ़ा भी दिए होंगे, और मैं तुमने शायद लिख दिया होगा, इसलिए अपन रिपीट नहीं करेंगे कि डूंगर जी जवाहर जी ने किसी एक सैनिक छावनी को लूटा है। सबको आता है ना कौन सी सैनिक छावनी को लूटते हैं? नसीराबाद लिख रखा, ठीक है। अब एक दो बातें लास्ट रह जाती है कि एक तो इस क्रांति के इतिहास के ऊपर और क्या लिखी गई है, बुक, और एक बुक का नाम ऐसा है कि एक बुक का नाम जो आप क्या बताओगे, तो एक बुक का नाम क्या बताना है, ए रोल ऑफ राजस्थान, ठीक है। एक बुक का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे, ए रोल ऑफ राजस्थान 1857, बुक का नाम क्या बताओगे, ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857, ठीक है। अब तो क्या है कि ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857 ये अंग्रेजी में बुक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको अगर मैं हिंदी ट्रांसलेट करूं तो ये हो जाता है कि 1857 में राजस्थान की क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, भूमिका। तो इसे ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857 बोलो चाहे 1857 में राजस्थान की भूमिका, बात एक ही है। इसका राइटर कौन है, तो आप बताओगे कि इसका राइटर ऐसा आदमी है, आप बताओगे कि इसका राइटर जो है वो कौन है, नाथूराम खड़गावत। ध्यान रखना नाम चाहे इंग्लिश में आए चाहे हिंदी में आए, राइटर एक ही रहेगा, कौन रहेगा, नाथूराम खड़गावत। इसके अलावा एक किताब ऐसी भी है, और वो मिसिंग वाले वर्ड से पहचानोगे तुम लोग। एक बुक का नाम क्या है, ए मिसिंग चैप्टर इन 1857, एक बुक का नाम क्या बताओगे, ए मिसिंग चैप्टर इन 1857। और इस बुक का राइटर कौन है, तो आप बताओगे कि इस बुक का राइटर जो है, उस बुक का राइटर क्या बताओगे, शॉवर्स। और ये वो बुक है जिसमें इसने अंग्रेजों की खुद की क्या कर ली, आलोचना। तो तुम्हें अंग्रेजों की आलोचना कौन सी किताब में मिलेगी, ए मिसिंग चैप्टर इन 1857, जिसका राइटर कौन है, शॉवर्स। ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857 या 1857 में राजस्थान की भूमिका, इसका राइटर कौन है, नाथूराम खड़गावत। ऐसी तीन किताबें, एक किताब और है राजपुताना म्यूटिनीज, क्या किताब है, राजपुताना म्यूटिनीज। तो पहले तुम लोग ये बताओ कि तुमने लिखा कि लिखा, लिखा है यार, कौन है राइटर, प्रिचार्ड, कौन है उसका राइटर, प्रिचार्ड। तो जो तीन किताबें इस टाइप की आई है उसमें सबसे ज्यादा बार पेपर में आई है कौन सी, ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857। इसके अलावा क्रांति का निश्चित तारीख क्या था, क्या था, 31 मई। और 31 मई अपन टाइम से पहले क्रांति क्या कर देते हैं, शुरू। लेकिन 31 मई को राजस्थान में क्रांति कहां हुई थी, और भरतपुर का विद्रोह जो है क्रांति में हुआ पहला क्या माना जाता है, क्या माना जाता है, जन विद्रोह। देखो राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहां हुई, ये तो तुम्हें आता है ना, ठीक है। लेकिन राजस्थान में सबसे पहले जन विद्रोह कहां हुआ, तो जन विद्रोह का मीनिंग ये है कि जनता ने सबसे पहले कहां भाग लिया। तो नसीराबाद में अगर क्रांति हुई है तो उसमें तो भाग लेने वाले कौन है, सैनिक लोग हैं। लेकिन राजस्थान में सबसे पहले कहां की जनता ने क्रांति की है, तो कहां की जनता ने क्रांति की है, भरतपुर की। भरतपुर की छावनी नहीं है। और वैसे अपन लिखते हैं कि जनता का विद्रोह कोटा के विद्रोह को भी कहते हैं, लेकिन वो पहला नहीं है, वो क्या है, अंतिम विद्रोह। वो क्या है, अंतिम विद्रोह। तो राजस्थान में किस स्थान पर जनता ने सबसे पहले विद्रोह किया है, तो जनता ने सबसे पहले विद्रोह कहां किया है, भरतपुर। और भरतपुर वो जगह भी है जहां क्रांति की निश्चित डेट को क्रांति हुई थी। भारत में भरतपुर में क्रांति का तारीख भी क्या है, 31 मई 1857 ही है। तो तीन बातें लास्ट लिखो, फिर अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं। देखो बुक का नाम लिखो, ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857, 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 और ब्रैकेट में लिखो 1857 में राजस्थान की भूमिका। इसको हिंदी में क्या बोलोगे, 1857 में राजस्थान की भूमिका। और राइटर लिखो नाथूराम खड़गावत, राइटर लिखो नाथूराम खड़गावत, राइटर लिखो नाथूराम खड़गावत, नाथूराम खड़गावत। नेक्स्ट लिखो, देखो ए मिसिंग चैप्टर इन 1857,
और राइटर लिखो शोवर्स। ए मिसिंग चैप्टर इन 1857, राइटर कौन है? शोवर्स। और इस बुक में अंग्रेजों की क्या की इसने? आलोचना ना। ठीक है, और एक लास्ट लाइन लिख दो क्रांति के इतिहास की। देखो क्रांति में और भी बड़ी बातें हैं, लेकिन अपन ने काम की बातें छाट ली पहले ना। लिखो 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 31 मई को भरतपुर में विद्रोह हुआ था। मतलब ये क्रांति का निश्चित तारीख है तुम्हारा ना। लिखो 31 मई को भरतपुर में विद्रोह हुआ था। 31 मई को भरतपुर में विद्रोह हुआ था। भरतपुर में विद्रोह हुआ था। और राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे पहले जन विद्रोह भी, और राजस्थान में सबसे पहले जन विद्रोह, मतलब जनता ने सबसे पहले राजस्थान में क्रांति में कहां भाग लिया था? भरतपुर। देखो राजस्थान में सबसे पहले जन विद्रोह भी भरतपुर में हुआ था। भरतपुर में हुआ था। भरतपुर में हुआ था। आप लोग कंप्लीट सब जना यहां तक? ठीक है, अब हेडिंग डालो जनजातीय आंदोलन। हेडिंग डालो जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन लिखो। जनजातीय आंदोलन, अरे लिखा तुम लोगों ने? ठीक है, अब तो क्या है कि जनजातीय आंदोलन के अंदर क्या है वो देखो। तुम्हारा एक आधा प्रश्न कभी सुपरवाइजर में यहां से भी बन गया था, मानगढ़ हत्याकांड को लेकर। किसको लेकर बना है? अब तुम्हारा जनजातीय आंदोलन तो हाईलाइट तो कर नहीं रखा सिलेबस में, लेकिन फिर भी यहां से क्या आ रहा है प्रश्न? 2 मिनट जनजातीय आंदोलन के बारे में क्या है। तो एक तो जनजातीय तो पता है तुम्हें, भील, मीणा, शेरिया, कतोड़ी, गरासिया, डामोर, ये सब की सब क्या है? जनजातीय। इन्होंने भी आंदोलन किए। इन्होंने भी क्या किए हैं? और पता है इन लोगों ने आंदोलन क्यों किए थे? ये मन में आ रही थी तो भाई जैसे तुम लोग बताओ कि तुम आंदोलन करो, क्यों? तुम्हें कोई छेड़ेगा, तुम्हें कोई छेड़ेगा, तुम क्या करोगे? अरे करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे ना। जाहिर सी बात है, इनको भी कोई छेड़ेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? आंदोलन। कैसे? कि कुछ इनके प्राकृतिक अधिकार है, जैसे वन संपदा। क्या है भाई? तो वनों के बीच में निवास करती, तो वन संपदा इनका प्राकृतिक अधिकार है। लेकिन फिर भी सरकारों ने इनसे वन संपदा के बदले क्या वसूला? टैक्स। तो इनको बुरा लग रहा है, हम वनों के बीच में बड़े होते हैं, तो हमारी वन संपदा भी हमारे से क्या ले रहे हो? कर ले रहे हो। इसके अलावा ये जो जनजातीय आंदोलन के अंदर एक इशू है बेगार का। किसका इशू है? बेगार का मीनिंग क्या है? फोकट में काम करवाना। जनजातियों से काम तो करवा लिया जाता था, लेकिन इसके बदले उनको पैसे नहीं मिलते थे। तो ये बेगार को भी दूर करना है। इसके अलावा कुछ इशू ऐसे ही बने कि इस जनजातियों के अंदर भी कुछ अंधविश्वास है। जनजातियों के अंदर भी क्या थे? तो सरकार ने एक अच्छा सोचा कि हम इनकी इन चीजों को, कुछ कुरीतियां जो है उनको हम क्या करें? दूर करने की कोशिश की। सरकार तो ये सोच के दूर करने की कोशिश कर रही है कि ये कुरीतियां हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए, लेकिन इनको बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनको ये लगता है ये हमारी परंपरा है। ये हमारी क्या है? परंपरा है, जिसको सरकार क्या कर रही है? बंद करिए। इनको इस चीज का भी क्या लग रहा है? बुरा लग रहा है। खैर अपने वो कारण तो नहीं आ रहा, लेकिन काम की बातें यहां से क्या होगी वो देखो कि इस जनजातीय आंदोलन के अंदर, इस जनजातीय आंदोलन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ना, वो ऐसा है। आदमी का नाम क्या बताओगे? गोविंद गिरी। तो एक एक करके बात समझ लो, ठीक है? कि गोविंद गिरी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो तुम लोग बताओगे कि गोविंद गिरी ने जो आंदोलन चलाया था उसका नाम क्या बताना है? भगत आंदोलन। तो पहले ही प्रश्न तुम्हारा यह बन जाता है कि भगत आंदोलन के प्रणेता या भगत आंदोलन चलाने वाले कौन थे? गोविंद गिरी। अब काम की बात क्या है वो देखो। पहला काम तो ये है कि गोविंद गिरी का क्या हुआ था? जन्म। आप बताओगे कि गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ? 1858। और 1858 में गोविंद गिरी का जन्म जो है वो कौन से गांव में हुआ है? बाशिया गांव। और बाशिया गांव जो है वो कहां है? तो बाशिया गांव कहां है? डूंगरपुर के अंदर। इसके अलावा गोविंद गिरी के बारे में और खास क्या वो देखो कि गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित हैं। तो आप बताओगे किस जाति से संबंधित है? बंजारा। इसके अलावा गोविंद गिरी के क्या थे? गुरु। और आप बताओगे कि गोविंद गिरी के गुरु का नाम क्या था? राजगिरी। तो गोविंद गिरी के गुरु का नाम राजगिरी है। खुद किस जाति के हैं? बंजारा। जन्म कब हुआ? 1858। कौन से गांव में हुआ? बाशिया गांव में। इसके अलावा अब गोविंद गिरी क्या कहते हैं कि मुझे काम जो है वो एक्चुअल में किन के लिए करना है? बिलों के लिए। और ये कहते हैं कि मुझे बिलों के अंदर जो है वो क्या फैलानी है? भाई बिलों को सजग करना है उनके अधिकारों के प्रति। तो हमने इनको पूछा कि भाई साहब ये काम
आप आपके मन से कर रहे हो कि आपने किसी को कहा? तो देखो, एक तो ये आदमी वैसे ही महान हो गया। कैसे? कि खुद तो किस जाति का है, काम किन के लिए कर रहा है? बिलों के लिए। तो ये कहता है कि देखो, मुझे इस काम के लिए एक आदमी ने कहा है। तो गोविंद गिरी कहता है कि ये काम मैं एक आदमी की प्रेरणा से करना चाह रहा हूं, और जिस आदमी की प्रेरणा से करना चाह रहा हूं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या बताओगे? दयानंद सरस्वती। यानी गोविंद गिरी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से कौन सा काम करना चाहते हैं? भीलों में जन जागृति का। इसके लिए कौन सा आंदोलन चला रहे हैं? भगत आंदोलन। बल्कि खुद तो किस जाति के हैं? बंजारा। काम किन के लिए करेंगे? भीलों के लिए। अब इतना बड़ा काम करना है किस आदमी को? अब गोविंद गिरी तो आदमी कितना है? एक ही है। अब काम क्या करना है? इतना बड़ा करना। तो अकेला करने से अकेला कर लेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसको ऐसा कोई ना कोई संगठन चाहिए, कोई ना कोई मंच चाहिए जिसके माध्यम से ये काम करेगा। तो गोविंद गिरी क्या कहता है कि मैंने इस काम के लिए एक संगठन बनाया, और वो कहता है कि मैंने इस काम के लिए जो संगठन बनाया था उस संगठन का नाम क्या है? समसभा। और गोविंद गिरी यूं कहता है कि मैंने समसभा की स्थापना कब की थी? 1883। और गोविंद गिरी ये कहता है कि मैंने समसभा की स्थापना 1883 में कहा की थी? सिरोही में। तो 1883 गोविंद गिरी समसभा की स्थापना कहां करता है? सिरोही में करता है। तो हमारे लिए प्रश्न बन गया कि समसभा के संस्थापक कौन है? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने समसभा कब बनाई? 1883। गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना कहां की थी? सिरोही में की थी। अब यहां से हमारे काम की बात आगे क्या, वो देखो कि गोविंद गिरी कहता है कि हम हर किसी आदमी को समसभा में एडमिशन नहीं देते। गोविंद गिरी कहता है कि हम उसी आदमी को समसभा में एडमिशन देते हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए क्या मानता है? और गोविंद गिरी क्या कहता है कि हमारे द्वारा बनाए गए कितने नियम? 10 नियम। तो आप बताओगे कि समसभा में प्रवेश के कितने नियम थे? संख्या याद रखनी है। समसभा में प्रवेश के कितने नियम थे? 10 नियम। और जो 10 नियम मान के किसका मेंबर बनता है? समसभा का। जो 10 नियम मान के किसमें एडमिशन लेता है? समसभा में। ऐसा आदमी गोविंद गिरी की नजर में क्या कहलाया? भगत। इसलिए गोविंद गिरी के आंदोलन का नाम ही क्या पड़ा? भगत आंदोलन पड़ा। अब यहां से आगे क्या है कि समसभा कब बन गई? 1883 में। अब आगे जाके समसभा की पहली क्या होगी? बैठक। आगे जाके समसभा की पहली क्या होगी? बैठक। तो आप बताओगे कि समसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आप बताओगे कि समसभा की पहली बैठक कब होती है? 1903। और इन्होंने जगह डिसाइड की कि समसभा की पहली बैठक जो है वो कहां होगी? कहां होगी? मानगढ़ की पहाड़िया। पहले इतने सीधे प्रश्न भी आते थे कि मानगढ़ की पहाड़िया कहां है? तो आप बताओगे कि मानगढ़ की पहाड़िया कहां है? बांसवाड़ा। तो समसभा की पहली बैठक 1903 मानगढ़ की पहाड़िया कहां हुई है? बांसवाड़ा। ठीक है। अब यहां से काम की बात क्या है वो देखो कि और ये पहली बैठक 1903 में हुई, ऐसा प्रश्न पेपर वाला पूछता भी है। क्यों? क्योंकि तुम देखो कि समसभा बनी कब है? 1883। और पहली बैठक हो कब रही है? 19, यानी 20 साल लेट। कब हो रही है? 20 साल बाद हो रही। इसलिए प्रश्न एग्जाम में बनता है। क्योंकि दिमाग में आता है कि समसभा की पहली बैठक कब हुई, दिमाग में आता है कि 1883 में बन गई तो 1883 में होगी। ऐसा नहीं है। समसभा बनी जरूर 1883 में है, लेकिन इसकी पहली बैठक जो है वो कब होती है? 1903। और कहां होती है? मानगढ़ की पहाड़िया। और 1903 से ही समसभा के क्या प्रारंभ हुए? के 1903 से ही समसभा के क्या प्रारंभ हुए? नियमित अधिवेशन। क्या प्रारंभ होते हैं? नियमित अधिवेशन का मीनिंग यह है कि साल में एक बैठक होनी है। नियमित अधिवेशन का मीनिंग क्या है? साल में एक बैठक होनी है। कहां पर? मानगढ़ में। ऐसा भी इन लोगों ने कब से डिसाइड किया? 1903। तो 1903 से हर साल इनकी एक बैठक आयोजित हो रही है। कहां पर? मानगढ़ की पहाड़ियों। लेकिन इतिहास में एक काला दिन भी आया, और जिस दिन इतिहास में एक फेमस घटनाक्रम हुआ, और जो फेमस घटनाक्रम हुआ उसका नाम इतिहास में क्या बताओगे? उसका नाम क्या बताओगे? मानगढ़ हत्याकांड, या इसको मानगढ़ धाम हत्याकांड भी कह सकते हो। और ये मानगढ़ धाम हत्याकांड किस तारीख को हुआ? तो आप बताओगे कि मानगढ़ धाम हत्याकांड किस तारीख को हुआ? 17 नवंबर 1913। इतने सीधे प्रश्न आते हैं कि मानगढ़ धाम हत्याकांड का संबंध कौन से आंदोलन से? भगत आंदोलन। अब मानगढ़ में हुआ क्या था उस दिन? तो 17 नवंबर 1913 की तारीख को मानगढ़ के अंदर एक फेमस क्या चल रहा था? अधिवेशन। और बड़ी संख्या में भीड़ लोग इकट्ठा हुए थे। कहां पर? मानगढ़ के अंदर। और जब बड़ी संख्या में भीड़ लोग मानगढ़ में इकट्ठा हुए तो कहते हैं कि जब बड़ी संख्या में भीड़ लोग इकट्ठा हुए तो यहां पे पहुंच गई। कौन पहुंच गई? एमबीसी। ये बात अभी अपन ने की भी थी। पता तुम्हें फुल फॉर्म क्या है? हाँ, कि एमबीसी का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? मेवाड़ बील कोर। और तुम्हें अच्छे से पता कब बनी? 1841 में। ठीक है, अपन बात करेंगे अभी। और एमबीसी के साथ एक सेना की टुकड़ी और थी जिसका नाम क्या बताओगे? वेलेजली। इसके साथ एक सेना की टुकड़ी और है
जिसका नाम बताओगे आप क्या, तो जिसका नाम क्या बताना है, जाट, और इसके साथ सेना की टुकड़ी एक और मौजूद थी जिसका नाम क्या बताओगे, राजपुताना। ठीक है, तो सेना की 4 टुकड़ियां जिनमें से सबसे ज्यादा सैनिक किसके थे, एमबीसी के। एक क्या है, बेलेज अली, एक क्या है, जाट, और एक क्या है, और ये सारी की सारी फौजें 17 नवंबर 1913 के दिन कहां पहुंच गई, मानगढ़, और बड़ी जोरदार मानगढ़ के अंदर क्या कर दी, फायरिंग कर दी। और देखते ही देखते कुछ मिनटों के अंदर 1537 वीर इस घटना में क्या कर दिए, शहीद। और कहते हैं कि कुछ मिनटों के अंदर इन लोगों ने 1500 लाशें बिछा दी, और इतनी बुरी घटना की इसी घटना को कहा गया राजस्थान के इतिहास में, कि यही घटना राजस्थान के इतिहास में क्या कहलाती है। तो आप बताओगे कि यही घटना राजस्थान के इतिहास में क्या कहलाती है, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस घटना को कहा जाता है, मानगढ़ धाम हत्याकांड, जो किस आंदोलन में हुआ था, भगत आंदोलन में। लेकिन इन सैनिकों ने फायरिंग की और कुछ मिनटों के अंदर कितनी लाशें बिछा दी, 1537 लाशें क्या कर दी, बिछा दी। मतलब कुछ मिनटों के अंदर 1500 लोगों को इन लोगों ने क्या कर दिया, मार दिया। कोई छोटी घटना हुई क्या, नहीं यार, बहुत बड़ी घटना है। और शायद झगड़े की जड़ कौन है, बिना तो मैं हूं ना आप हो, शायद झगड़े की जड़ कौन है यार, वो गोविंद गिरी है यार, सीधी सी बात है। तुम सोचो, गोविंद गिरी होता ही नहीं तो बिलों में जन जागृति फैलाता ही नहीं, और बिलों में जन जागृति फैलाता ही नहीं तो बनती ही नहीं क्या, समसभा। और समसभा बनती नहीं तो बैठक होती नहीं, बैठक होती नहीं तो ये लोग इकट्ठा होते नहीं, इकट्ठा होते नहीं तो ये लोग फायरिंग करते नहीं, और फायरिंग करते नहीं तो ये लोग मरते भी नहीं, और अपन पढ़ते भी नहीं। तो सारी बातें कौन पैदा कर रहा है, गोविंद गिरी। और सरकार ने इस घटना का दोषी किसको मान लिया, सरकार ने इस घटना का दोषी किसको मान लिया, गोविंद गिरी को। किसको मान लिया, गोविंद गिरी को मान लिया। तो जैसे ही ये घटना होगी उसके बाद किसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गोविंद गिरी को। जैसे ही ये घटना होगी उसके बाद किसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गोविंद गिरी को। और गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके कहां भेजा जाएगा, जेल। कहां भेजा जाएगा, जेल। तो अब यहाँ पे है क्या, वो देखो कि वो तो जेल तो भी अपन इसको भेज देंगे, लेकिन मानगढ़ धाम हत्याकांड किस तारीख को हुआ, 17 नवंबर 1913। मतलब सोचने लायक बात यह है, 1903 से बैठ के चालू हुई तो 4 में भी हुई थी, 5 में, 6 में, हर साल बैठक हो रही है। 1913 में ही इतनी जोरदार फायरिंग क्यों की, इससे पहले तो कभी किसी ने फायरिंग नहीं। तो इसके भी कारण है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे भी कई काम नहीं आने वाला। अपन ये वो वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न आ भी सकता और नहीं भी आ सकता वाला, ठीक है। लेकिन ये सब पहले से प्री प्लान था कि इस दिन यहाँ पे बड़ी जोरदार क्या होगी, फायरिंग होगी। तो पहला काम तो ये है कि इस दिन फायरिंग होगी। ये योजना एमबीसी के किस अधिकारी ने बनाई थी, तो एक अधिकारी का नाम क्या याद रखोगे, क्या नाम याद रखोगे, कर्नल बेली। और इसके अलावा एक आदमी इस दिन यहाँ पे फायरिंग का क्या देता है, आदेश। और जिस आदमी ने यहाँ फायरिंग का आदेश दिया उस आदमी का नाम क्या है, जेपी स्टोकले। क्या नाम बताओगे कि इस दिन यहाँ पे फायरिंग का आदेश देने वाले अधिकारी का नाम क्या बताना है, जेपी स्टोकले। और इस दिन यहाँ पे इतनी जोरदार फायरिंग होगी, ये योजना एमबीसी के किस अधिकारी ने बनाई थी, कर्नल बेली। ठीक है, यानी हम गोविंद गिरी का कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं, भगत आंदोलन। खुद तो किस जाति का है, बंजारा जाति का, लेकिन काम किन के लिए कर रहा है, बिलों के लिए। किसकी प्रेरणा से, दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से। इसके लिए किसकी स्थापना की, समसभा की। कब की, किधर की, सिरोही। और समसभा में प्रवेश के कितने नियम, 10 नियम। और 10 नियम मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाए, भगत। इसलिए आंदोलन का नाम क्या पड़ा, भगत। और समसभा की पहली बैठक कब हुई, 1903। कहां हुई, मानगढ़ की पहाड़ियां। और मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ, 17 नवंबर 1913 को हुआ। तो पहले कुछ लिखो, देखें, हेडिंग डालो, गोविंद गिरी व भगत आंदोलन। गोविंद गिरी व भगत आंदोलन। लिखो, लिखो, गोविंद गिरी का जन्म 1858। गोविंद गिरी का जन्म 1858, बासिया गांव डूंगरपुर। गोविंद गिरी का जन्म 1858, बासिया गांव डूंगरपुर। 1858, बासिया गांव डूंगरपुर, डूंगरपुर। नेक्स्ट लिखो, लिखो, जाति बंजारा, जाति बंजारा, जाति बंजारा। नेक्स्ट लिखो, गुरु लिखो राजगिरी,
गोविंद गिरी के गुरु का नाम लिखो राजगिरी। गोविंद गिरी के गुरु का नाम लिखो राजगिरी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से, दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से गोविंद गिरी, दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से गोविंद गिरी, गोविंद गिरी भीलों में, दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से गोविंद गिरी भीलों में जन जागृति फैलाने का कार्य करता है। दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से गोविंद गिरी भीलों में जन जागृति फैलाने का कार्य करते हैं। भीलों में जन जागृति फैलाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट लिखो। देखो 1883 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1883 ईस्वी गोविंद गिरी ने, 1883 ईस्वी गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना, 1883 ईस्वी गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना सिरोही में की थी। 1883 ईस्वी गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना सिरोही में की थी। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कहां की थी? सिरोही में। नेक्स्ट लिखो। लिखो संप सभा में प्रवेश के लिए, नेक्स्ट लिखो, संप सभा में प्रवेश के लिए 10 नियम बनाए गए थे। संप सभा में प्रवेश के लिए 10 नियम बनाए गए थे। संप सभा में प्रवेश के लिए 10 नियम बनाए गए थे, जिसको मानने वाला व्यक्ति भगत कहलाया। संप सभा में प्रवेश के लिए 10 नियम बनाए गए थे, जिसको मानने वाला व्यक्ति भगत कहलाया। जिसको मानने वाला व्यक्ति भगत कहलाया। जिसको मानने वाला व्यक्ति भगत कहलाया। नेक्स्ट लिखो। लिखो 1903 में, नेक्स्ट आंसर लिखो। 1903 में सम सभा की पहली बैठक, 1903 में सम सभा की पहली बैठक, 1903 में सम सभा की पहली बैठक मानगढ़ की पहाड़ियां, 1903 में सम सभा की पहली बैठक मानगढ़ की पहाड़ियां, मानगढ़ की पहाड़ियां, मानगढ़ की पहाड़ियां बांसवाड़ा में आयोजित होती है। मानगढ़ की पहाड़ियां बांसवाड़ा में आयोजित होती है। मानगढ़ की पहाड़ियां बांसवाड़ा में आयोजित होती है, आयोजित होती है। वह इसी समय से, मानगढ़ की पहाड़ियां बांसवाड़ा में आयोजित होती है, वह इसी समय से संप सभा के, वह इसी समय से संप सभा के नियमित अधिवेशन भी प्रारंभ होते हैं। इसी समय से संप सभा के नियमित अधिवेशन भी प्रारंभ होते हैं। संप सभा के नियमित अधिवेशन भी प्रारंभ होते हैं। संप सभा के नियमित अधिवेशन भी प्रारंभ होते हैं। नियमित अधिवेशन भी प्रारंभ होते हैं। नेक्स्ट लिखो। नियमित अधिवेशन का मीनिंग यह है कि साल में एक बैठक होगी, हर साल। कहां होगी? मानगढ़ की पहाड़ियों में। लिखो मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913। मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913। मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913। नेक्स्ट लिखो। देखो इस दिन भीलों के अधिवेशन पर, देखो इस दिन भीलों के अधिवेशन पर एमबीसी, इस दिन भीलों के अधिवेशन पर एमबीसी, वेलेजली रेजिमेंट, 4 टुकड़ियों के नाम है ना, लिखो। इस दिन भीलों के अधिवेशन पर एमबीसी, वेलेजली रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, रेजिमेंट मतलब सेना की टुकड़ी, वेलेजली रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट व राजपुताना रेजिमेंट। लिखो एमबीसी, वेलेजली रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट,
वह राजपुताना रेजिमेंट के सैनिकों ने वह राजपुताना रेजिमेंट के सैनिकों ने फायरिंग की थी फायरिंग की थी फायरिंग की थी फायरिंग की थी वह इस फायरिंग में 1537 वीर शहीद हुए थे। वह इस फायरिंग में 1537 वीर शहीद हुए थे। वह इस फायरिंग में 1537 वीर शहीद हुए थे। 1537 वीर शहीद हुए थे। 1537 वीर शहीद हुए थे। नेक्स्ट लिखो राजस्थान के इतिहास में इसी घटना को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में इसी घटना को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में इसी घटना को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो इस दिन फायरिंग की योजना एमबीसी के अधिकारी कर्नल बेली ने बनाई थी। फायरिंग की योजना एमबीसी के अधिकारी कर्नल बेली ने बनाई थी। कर्नल बेली ने बनाई थी। वह फायरिंग के आदेश जेपी स्टोकले ने दिए थे। वह फायरिंग के आदेश जेपी स्टोकले ने दिए थे। वह फायरिंग के आदेश जेपी स्टोकले ने दिए थे। ठीक है। अब तो क्या है कि बीच में लंबी चौड़ी कहानी और आंदोलन को लेके अभी तुम्हारे लेवल से कहीं कुछ भी काम नहीं आ रही है। एक दो बातें और पोस्टर पढ़ लेते हैं कि पहला काम तो यह है कि गोविंद गिरी अपना क्या बिताते हैं अंतिम समय। तो तुम लोग बताओगे कि गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय कौन से गांव में बिताया था? कंबोई गांव में। और कंबोई गांव अभी अपने पास नहीं, कहां है? और इसी कंबोई गांव में 1931 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके अलावा जब ये घटना हुई थी तो एक आदमी मेवाड़ के क्या थे? राजा। तो आप बताओगे कि इस घटना के समय मेवाड़ के राजा कौन थे? फतेह सिंह। और घटना जो है किस रियासत में हुई है? बांसवाड़ा। क्योंकि मानगढ़ की पहाड़ियां तो कहां है? बांसवाड़ा में। तो इस समय बांसवाड़ा के राजा कौन थे? तो आप बताओगे कि इस समय बांसवाड़ा के राजा जो है वो कौन है? पृथ्वी सिंह। लेकिन कौन से नंबर? सेकंड नंबर। इसके अलावा एक संप सभा का क्या बनाया गया? देखो एक वर्ड है संप। क्या वर्ड है? संप का मीनिंग समझते हो? एकता। संप का मीनिंग क्या होता है? एकता या बंधुत्व या भाईचारा। ठीक है। और सम सभा का प्रतीक जो है वो क्या बनाया गया? तो आप बताओगे कौन से कलर का झंडा? सफेद कलर का झंडा जो है वो सम सभा का क्या बना? प्रतीक बना। और ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ा? तो जगह जगह सम सभा के क्या खोले गए? केंद्र। जगह जगह सम सभा के क्या खोले गए? केंद्र। केंद्र का मीनिंग सम सभा के ऑफिस। और सम सभा के ऑफिस किस नाम से पुकारे जाएंगे? तो सम सभा के ऑफिस को क्या बोलोगे तुम लोग? धूनी। तो सम सभा की पहली धूनी कहां स्थापित की गई? तो आप बताओगे कि सम सभा की पहली धूनी जो है वो कौन से गांव में स्थापित की गई? बेरसा गांव। और ये बेरसा नाम का जो जगह है वो कहां है? तो बेरसा गांव का जगह जो है वो कहां है? डूंगरपुर। तो गोविंद गिरी अपना अंतिम समय कहां बिता रहा है? कंबोई गांव, गुजरात। और यही 1931 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु। इस घटना के समय मेवाड़ का राजा कौन है? फतेह सिंह। बांसवाड़ा का राजा कौन था? पृथ्वी सिंह सेकंड। सम सभा का प्रतीक क्या था? सफेद कलर का झंडा। और सम सभा का पहला केंद्र या धूनी कौन से गांव में? और यहाँ पे भी ध्यान रखना बासिया गांव इनका जन्म स्थान है। बासिया गांव क्या है? जन्म स्थान। और सम सभा का पहला केंद्र कहां है? बेरसा में। और इसके अलावा इस आंदोलन में गोविंद गिरी के दो बड़े क्या थे? सहयोगी। तो एक सहयोगी का नाम ऐसा है, क्या नाम बताओगे? पुंजाधीर जी। और इस आंदोलन में इनका एक और सहयोगी जो है उसका नाम क्या बताओगे? तो उसका नाम क्या बताओगे? सुरजी भगत। तो दोनों बातें लिख दो। देखें, लिखो गोविंद गिरी अपना अंतिम समय
गोविंद गिरी अपना अंतिम समय कंबोई गांव गुजरात में बिताते हैं। गोविंद गिरी अपना अंतिम समय कंबोई गांव गुजरात में बिताते हैं। कंबोई गांव गुजरात में बिताते हैं और यहीं 1931 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहीं 1931 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहीं 1931 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहीं 1931 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1931 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखो, देखो इस घटना के समय, देखो इस घटना के समय मेवाड़ शासक फतेह सिंह, इस घटना के समय मेवाड़ शासक फतेह सिंह, मेवाड़ शासक फतेह सिंह व बांसवाड़ा शासक पृथ्वी सिंह सेकंड थे। इस घटना के समय मेवाड़ शासक फतेह सिंह व बांसवाड़ा शासक पृथ्वी सिंह सेकंड थे। वह बांसवाड़ा शासक पृथ्वी सिंह सेकंड थे। नेक्स्ट लिखो, देखो समसभा का प्रतीक, समसभा का प्रतीक सफेद कलर का झंडा, समसभा का प्रतीक सफेद कलर का झंडा, समसभा का प्रतीक सफेद कलर का झंडा। नेक्स्ट लिखो, लिखो समसभा का पहला केंद्र या धुनी, समसभा का पहला केंद्र या धुनी, समसभा का पहला केंद्र या धुनी बेड़सा गांव। और कहा ये भी डूंगरपुर। समसभा का पहला केंद्र या धुनी बेड़सा गांव में स्थापित की गई थी। समसभा का पहला केंद्र या धुनी बेड़सा गांव में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट देखो, देखो इस आंदोलन में गोविंद गिरी के सहयोगी, इस आंदोलन में गोविंद गिरी के सहयोगी पुंजा धीर जी व सुरजी भगत थे। 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 लिखा आप लोगों ने यहां तक सबने, ठीक है। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि एक तो आदमी ऐसा है, वो कहता है कि मैंने बिलो को क्या बोला है, क्या बोला है, वन पुत्र। या कभी कभी पेपर वाला लिखता है, क्या लिखता है उसे, तो क्या लिखता है, जंगल का शिशु। तो बिलो को वनपुत्र या जंगल का शिशु किसने कहा था? तो आप बताओगे कि बिलो को वनपुत्र या जंगल का शिशु किसने कहा है? कर्नल टोड ने कहा है। इसके अलावा इतिहास में सबसे पहले किस जाति का उल्लेख, भील जाति का उल्लेख, तो तुम्हें बताना है, तुम्हें आता है कि सबसे पहले भील जाति का उल्लेख कौन से ग्रंथ में आया था? ऐसा तुम जनजाति भी तो पढ़ते हो शायद, हाँ कोई बात नहीं। देखो कि पहली बार भील जाति का उल्लेख कौन से ग्रंथ में हुआ था, तो एक ग्रंथ का नाम तुम लोग क्या बताओगे, कथा सरित सागर। और इसका राइटर कौन है? तो आप बताओगे कि इस ग्रंथ का राइटर जो है उसका नाम क्या बताना है, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, सोमदेव भट्ट। तो सोमदेव भट्ट की रचना क्या है, कथा सरित सागर। और इसी में भील जाति का पहला क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और भीलों को वनपुत्र या जंगल का शिशु किसने कहा था? कर्नल टोड ने। दो बातें लिखो, देखो देखो कर्नल टोड ने भीलों को, कर्नल टोड ने भीलों को वनपुत्र या जंगल का शिशु कहा था। कर्नल टोड ने भीलों को वनपुत्र या जंगल का शिशु कहा था। कर्नल टोड ने भीलों को वनपुत्र या जंगल का शिशु कहा था, जंगल का शिशु कहा था। नेक्स्ट लिखो, लिखो भील जाति का पहला उल्लेख,
भील जाति का पहला उल्लेख, भील जाति का पहला उल्लेख सोमदेव भट्ट की रचना, भील जाति का पहला उल्लेख सोमदेव भट्ट की रचना, सोमदेव भट्ट की रचना कथा सरित सागर में मिलता है। सोमदेव भट्ट की रचना कथा सरित सागर में मिलता है। सोमदेव भट्ट की रचना कथा सरित सागर में मिलता है। सोमदेव भट्ट की रचना कथा सरित सागर में मिलता है। कथा सरित सागर में मिलता है। लिखा आप लोगों ने यहां तक सबने, ठीक है। अब यहां से आगे क्या है कि अपन एक नए आंदोलन के बारे में और बात करते हैं, और वो आंदोलन जो है वो क्या है, एक के आंदोलन, या इसी एक के आंदोलन को क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, भौमट भील आंदोलन। तो हेडिंग डालो तुम लोग, एक ही आंदोलन या भौमट भील आंदोलन। हेडिंग डालो, एक ही आंदोलन या भौमट भील आंदोलन, मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन या भौमट भील आंदोलन, और इसे चलाने वाला आदमी कौन है, मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन या भौमट भील आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि भगत आंदोलन किसने चलाया था, गोविंद गिरी ने। यार तो वैसे तुम लोग मुझे बता दोगे कि एक ही आंदोलन या भौमट आंदोलन को चलाने वाला आदमी कौन है, मोतीलाल तेजावत, ठीक है। तो तेजावत के बारे में एक दो बातें तो सीख लेते हैं कि तेजावत भी बहुत बड़ा नेता है। तो एक तो तेजावत कहां से बिलोंग करता है, तो आप बताओगे कि उदयपुर के अंदर ही एक जगह है, और जगह का नाम क्या बताओगे, तो कोलियारी गांव का रहने वाला आदमी है कौन, मोतीलाल तेजावत। इसके अलावा मोतीलाल तेजावत किस जाति का आदमी है, ओसवाल। ओसवाल का मीनिंग होता है क्या, जैन जाति का आदमी। नहीं समझ में आया तो बनिया था, कौन सा आदमी, मोतीलाल तेजावत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है क्या कि ये भी महान हो गया कि आंदोलन का नाम क्या है, भौमट भील आंदोलन। जैसे वो गोविंद गिरी किस जाति का आदमी, बंजारा जाति का, लेकिन काम किन के लिए करके गया, बिलो के लिए। ये खुद ओसवाल है, जैन है, लेकिन ये भी काम किन के लिए कर रहे हैं, तो आदमी वैसे ही बड़ा हो गया। इसके अलावा ये खुद मेवाड़ में नौकरी करने वाला आदमी है, और मेवाड़ की सरकार ने कहां का ठेकेदार बना रखा है, और जाडोल ठिकाने का कामदार था। और जाडोल ठिकाने का कामदार जो है वो कौन सा आदमी है, मोतीलाल तेजावत। और तेजावत के कुछ क्या है, क्या है, उपनाम। तो तेजावत का एक उपनाम तो ऐसा है, क्या है, बाबूजी। इसके अलावा तेजावत का एक उपनाम जो है वो क्या है, गांधी दूत। इसके अलावा तेजावत का एक उपनाम जो है वो क्या है, तो वो क्या बताओगे, आदिवासियों का मसीहा। तो बाबूजी, गांधी दूत और आदिवासियों का मसीहा, ये सारे के सारे उपनाम किस आदमी के हैं, मोतीलाल तेजावत के। कहां से बिलोंग करते हैं, कोलियारी गांव। किस जाति का आदमी है, ओसवाल जाति का। किस ठिकाने का कामदार है, जाडोल ठिकाने का। अब तेजावत बिलो के लिए कौन सा आंदोलन चला रहा है, एक के आंदोलन या भौमट भील आंदोलन। इसका इतिहास में क्या है, कारण है। तो इसका सबसे बड़ा इश्यू जो है वो क्या है, बेगार प्रथा, ठीक है। बिलों में बेगार व्याप्त है, लोग इनसे काम करवाते थे लेकिन इसके बदले इनको पैसे नहीं देते थे। और बेगार को तुम एक शब्द में सिंपल सा क्या बोलोगे, निःशुल्क श्रम। और इसके अलावा बिलों से कुछ विभिन्न प्रकार के क्या वसूलते थे, टैक्स। तो बेगार प्रथा सबसे बड़ा रीजन है कौन से आंदोलन का, एक ही आंदोलन या भौमट भील आंदोलन का। अब तेजावत क्या कहता है कि तेजावत ये कहता है कि मैंने अपने आंदोलन की शुरुआत कब की थी, और तेजावत कहता है कि मैंने अपने आंदोलन की शुरुआत 1921 किस तिथि को की थी, वैशाख पूर्णिमा। और तेजावत कहता है कि मैंने अपने आंदोलन की शुरुआत जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन कहां से की थी, मातृकुंडिया से की थी। यानी इस आंदोलन का एग्जाम में आने लायक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तेजावत भौमट भील आंदोलन या एक के आंदोलन का प्रारंभ कहां से करता है, मातृकुंडिया से। कौन सी ईयर में आंदोलन शुरू हुआ, 1921, और किस विशेष तिथि को, वैशाख पूर्णिमा। और तुम सब जने जानते हो कि मातृकुंडिया बड़ी फेमस जगह है। कहां है मातृकुंडिया, चित्तौड़ में। मातृकुंडिया कहां है, चित्तौड़। और चित्तौड़ की रासमी तहसील में। कौन सी तहसील में है, तो चित्तौड़ की रासमी तहसील के अंदर जो है वो क्या है, मातृकुंडिया। और इसी मातृकुंडिया से भौमट भील आंदोलन या एक के आंदोलन की शुरुआत कौन कर रहा है, मोतीलाल तेजावत कर रहा। अब यहाँ पे काम की बात क्या वो देखो कि तेजावत मातृकुंडिया में, तेजावत मातृकुंडिया में किनको इकट्ठा करता है,
और तेजावत ने मात्र कुंडिया में बीलो के पक्ष में कुछ क्या लिखी, मांगे लिखी। और तेजावत ने बीलो के पक्ष में कितनी मांगे लिखी थी, तो आप बताओगे कितनी मांगे लिखी थी, 21 मांगे। जैसे वो तुम पढ़ रहे थे कि समसभा में एडमिशन के कितने नियम थे, 10 नियम, तो वैसे ही तेजावत ने मात्र कुंडिया में बीलो के लिए कितनी मांगे लिखी। इस आंदोलन का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इन्हीं 21 मांगों को इतिहास में, इन्हीं 21 मांगों को इतिहास में क्या बोला गया। तो इन्हीं 21 मांगों को इतिहास में क्या बोला गया, मेवाड़ की पुकार। तो तुम्हारा प्रश्न बन गया कि ये मेवाड़ की पुकार क्या बीमारी है। 21 मांगे कौन लिखता है, मोतीलाल तेजावत लिखता है। किन के लिए लिखता है, बीलो के लिए। कहां लिखता है, मात्र कुंडिया में। कौन से आंदोलन में लिखता है, एक आंदोलन या बहुमत भील आंदोलन, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या था, बेगा। और आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, मात्र कुंडिया से। और जो तेजावत ने बीलो के लिए 21 मांगे लिखी, ये 21 मांगे मेवाड़ के महाराणा, और मेवाड़ के महाराणा किनको भेज दी, फतेह सिंह। और फतेह सिंह जी भी 21 में से कितनी बातें मानते हैं, 18 बातें तो मान लेते, लेकिन कितनी बातें नहीं मानी, 3। वो 3 बातें कौन सी, वो अपन कल आते ही पढ़ेंगे। लेकिन अब तेजावत जो है बीलो के लिए कौन सा आंदोलन चला रहा है, एक के आंदोलन या बहुमत भील आंदोलन। खुद तो किस जाति का है, इसके बारे में ये बातें अपन कल लिखेंगे आराम से, कि खुद तो ओसवाल जाति का है, लेकिन काम किन के लिए कर रहा है, भीलों के लिए। और इस आंदोलन का सबसे बड़ा रीजन क्या है, बेगार और विभिन्न प्रकार के कर। और आंदोलन कब स्टार्ट करोगे, 1921 की स्थिति को, वैशाख पूर्णिमा। कहां से, मात्र कुंडिया। मात्र कुंडिया कहां है, चित्तौड़। चित्तौड़ में भी कहां है, रास में। और मात्र कुंडिया में भीलों के लिए कितनी मांगे, 21 मांगे। यही 21 मांगे क्या कहलाती है, मेवाड़ की पुकार किसको भेजी, फतेह सिंह, जो 21 में से कितनी बातें मानता है, 18। तो लिखना शुरू करो, देखें। लिखो आंदोलन का कारण, लिखो आंदोलन का कारण, आंदोलन का कारण लिखो। एक तो बेगार प्रथा व विभिन्न प्रकार के कर, लिखो बेगार प्रथा व विभिन्न प्रकार के कर, बेगार प्रथा व विभिन्न प्रकार के कर, व विभिन्न प्रकार के कर, विभिन्न प्रकार के कर। नेक्स्ट लिखो, लिखो 1921 में, लिखो 1921 में तेजावत इस आंदोलन की शुरुआत, 1921 में तेजावत इस आंदोलन की शुरुआत, 1921 में तेजावत इस आंदोलन की शुरुआत, तेजावत इस आंदोलन की शुरुआत वैशाख पूर्णिमा के दिन, तेजावत इस आंदोलन की शुरुआत वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन मातृकुंडिया से करते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन मातृकुंडिया से करते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन कहां से करते हैं, मातृकुंडिया से करते हैं। और मातृकुंडिया कहां है, चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में भी कौन सी तहसील, रासमी तहसील। और पता मातृकुंडिया बड़ी फेमस जगह है, क्यों, हाँ, राजस्थान का हरिद्वार जैसी संज्ञा देते हैं किसको, मातृकुंडिया को। क्यों, हाँ, अस्थिया विसर्जित करते हैं। क्यों करते हैं अस्थिया विसर्जित यहाँ पे, आत्मा की शांति के लिए है। अरे लॉजिक क्या है कि यहाँ पे क्या गंगा नदी आ रही है क्या, फिर भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अस्थियां विसर्जित कर रहे हैं। क्यों, हाँ, अरे हरिद्वार तो कह रहे, हरिद्वार के क्यों रहे हो बताओ तुम तो, हाँ, तुम समझे ही नहीं यार। हाँ, वो एक दो जने बता रहे, मेरे पास आवाज आ रही है, वो बिल्कुल सही बता रहे। ये मातृकुंडिया स्थान जो है, पता वो कौन से भगवान से संबंधित है, परशुराम जी से। किससे संबंधित है, अरे परशुराम जी नाम सुना कि नहीं सुना है, वो अपनी मम्मी को भी मार देते हैं। किनको मार देते हैं, अपनी मम्मी को भी, मम्मी समझते हो, ठीक है। और उनका प्रायश्चित करने कहाँ आए थे, मातृकुंडिया। वो अपनी मम्मी का भी वध कर देते हैं, तो उसका प्रायश्चित करने कहाँ आते हैं, मातृकुंडिया। तब से ये स्थान कनेक्टेड हो जाता है इन बातों से। लिखो, देखे मातृकुंडिया से करते हैं। नेक्स्ट लिखो, तेजावत ने मातृकुंडिया में, लिखो तेजावत ने मातृकुंडिया में, तेजावत ने मातृकुंडिया में भीलों के पक्ष में, तेजावत ने मातृकुंडिया में भीलों के पक्ष में, भीलों के पक्ष में, भीलों के पक्ष में 21 मांगे लिखी थी। भीलों के पक्ष में 21 मांगे लिखी थी।
तेजावत ने मातृकुंडिया में भीलों के पक्ष में 21 मांगे लिखी थी, जिससे मेवाड़ की पुकार कहा गया। तेजावत ने मातृकुंडिया में भीलों के पक्ष में 21 मांगे लिखी थी, भीलों के पक्ष में 21 मांगे लिखी थी, भीलों के पक्ष में 21 मांगे लिखी थी, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया। लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो, ये 21 मांगे मेवाड़ शासक, देखो ये 21 मांगे मेवाड़ शासक फतेह सिंह को भेजी गई। ये 21 मांगे मेवाड़ शासक फतेह सिंह को भेजी गई, जो 18 मांगे मान लेते हैं। ये 21 मांगे मेवाड़ शासक फतेह सिंह को भेजी गई, जो 18 मांगे मान लेते हैं। मेवाड़ शासक फतेह सिंह को भेजी गई, जो कितनी बातें मान लेते हैं? 18। अपनी बात तो अपन यही रोक लेते हैं। वो तेजावत के बारे में जो बातें है ना, वो कल आते ही लिख देंगे, और कुछ बातें आंदोलन की ओर है वो कल पूरी करेंगे।